नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कुछ लोग जीतते जीतते हार जाते हैं, यानी जीती हुई बाजी हार जाते हैं, और कुछ लोग हारते हारते भी जीत जाते हैं, यानी कि वो दिखता तो है कि ये हार रहे हैं, लेकिन उस हार में जीत का जश्न होता है, क्योंकि वही रणनीति होती है कि इसमें हार नहीं बल्कि दिखाना है कि हमारे साथ हुआ क्या है और बताना है कि आगे क्या जरूरत पड़ेगी लोगों के समर्थन की। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार चुनावों में ऐसा ही स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जहां पर जीत की संभावना भी उनकी पार्टी की होती है, वो संभावना धीरे धीरे कमजोर होते हुए हार की तरफ बढ़ जाती है, जैसे कि हरियाणा में हुआ। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, उसके बावजूद राहुल गांधी को लग रहा था इस बार कुछ ना भी करें, कोई समस्या समाधान हो ना हो, पार्टी की गुटबाजी खत्म हो ना हो, कोई मीटिंग सीटिंग करें या ना करें, या फिर चुनाव प्रचार में एग्रेसिव तरीके अपनाएं या ना अपनाएं, हम चुनाव प्रचार में जाएं या ना जाएं, लेकिन हरियाणा तो जीत रहे हैं। यह फर्जी सर्वे आया और उसके बाद राहुल गांधी का हौसला और बुलंद हो गया। स्थिति क्या हुई? हरियाणा में ये जीतते जीतते हार गए। यही स्थिति महाराष्ट्र के चुनाव में थी। इन लोगों को लग रहा था लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस हुआ है, एनसीपी, यूबीटी और कांग्रेस के गठबंधन का असर दिखाई पड़ा। हमने प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कमजोर कर दिया, उत्तर प्रदेश में कमजोर कर दिया, और यही ओवर कॉन्फिडेंस के कारण महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव क्रिएट किया, उसके बाद यह ऐतिहासिक जीत हुई। गुजरात में ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ गए और फिर ऐतिहासिक हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। एक दो उदाहरण नहीं है, कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर इन लोगों ने सोचा कि नहीं, हमें तो प्लेट में सजाकर जीत मिल जाएगी, रणनीति बनाने की क्या जरूरत है, बस बैठो, कुछ दिन विदेश में घूमो, उसके बाद कुछ दिन पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करो और फिर सत्ता के लिए संघर्ष करने के बजाय इंतजार करो, सत्ता तो हमारे पास अपने आप आ जाएगी। यही बात अभी प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की रणनीति से दिखा कि कैसे किसी बाजी को पलटी जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वोमेन रिजर्वेशन बिल के साथ डिलिमिटेशन जोड़कर ये जो 3 बिल एक साथ लाए गए थे, उसको पास करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह के पास रणनीति नहीं होती। ये पास नहीं होता ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर इसे राज्यसभा में पेश किया जाता, जैसे आर्टिकल 370 को लेकर राज्यसभा में पेश किया गया था, वहां पर पहले पारित करवा लिया गया, उसके बाद लोकसभा में उस समय बहुमत थी ही। अभी अगर ऐसा होता कि चलो लोकसभा में बाद में देख लेंगे, अगर इसे पारित करवाना है तो पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां पर 2/3 बहुमत के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई समस्या ही नहीं थी। अगर फुल स्ट्रेंथ राज्यसभा का होता तो 163 सांसदों की जरूरत, अभी भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टियों को मिलाकर 135 सांसद हैं। उसके बाद नॉमिनेटेड सांसद जो अभी बढ़े हैं, और हरवंश सिंह को जिस तरीके से राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, और फिर उसके साथ कुछ पार्टियां जो लोकसभा में भी सपोर्ट की है, जैसे वाईएसआरसीपी, उनके अभी भी 8 राज्यसभा सांसद हैं। ये लोकसभा से ज्यादा स्ट्रेंथ वही है, लोकसभा में तो केवल 4 ही हैं, वो भी लोकसभा में भी सपोर्ट किया, राज्यसभा में भी करते। और कुछ पार्टियां हैं जैसे बीजू जनता दल भी राज्यसभा में भी सपोर्ट करती। और अगर फुल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जैसे लोकसभा में नहीं था, राज्यसभा में भी नहीं होता, यानी कि राज्यसभा में 220-30 से ज्यादा सांसद नहीं उपस्थित होते, वैसी स्थिति में इनको पूरी तरह से 2/3 मेजोरिटी के लिए राज्यसभा में 145 के आसपास 40-45 चाहिए था, और उतना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। दूसरी तरफ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी या फिर अमित शाह ने कोशिश ही नहीं की कि ये लोग हमारा साथ दें, इसे पारित करवा लिया जाए। बिल्कुल स्पष्ट तरीका था, एनडीए के नेता अपने मतदान करेंगे, हमें दिखाना है कि जो वोटिंग हुई है उसमें हमने सारे सांसदों का वोटिंग करवाया कि नहीं, मतलब एकजुट होकर हम इस वुमेन रिजर्वेशन बिल के साथ थे। लेकिन विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां, उनके साथ कोई बातचीत नहीं, ऐसा नहीं है कि बातचीत करने की कोशिश करो, यानी कि यूबीटी को मनाओ, मान जाएगी। उद्धव ठाकरे
ऐसे ही बैठे हुए हैं समर्थन देने के लिए अगर एक कॉल आ जाए तो। शरद पवार, उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही, भले ही समर्थन इन लोगों का था लेकिन उनके सहयोग से ही राज्यसभा आए हैं, हमारे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा तक नहीं किया। उन लोगों को भी पता है कि हम समर्थन मांगेंगे तो देना पड़ेगा, ये मजबूरी है इनकी। ऐसे कई ऐसी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, इंडी अलायंस का हिस्सा है। यहां तक कि ये जो अखिलेश यादव उछल कूद मचा रहे हैं, 37 सांसद इनके साथ खड़े नहीं रहते। अगर 1-to-1 मार्किंग बैटिंग किया हुआ होता कि नहीं इतने सांसद को क्रॉस वोटिंग करवाना है, ये अपने विधायकों को राज्यसभा के चुनाव में तो साथ रख नहीं पाते। राहुल गांधी की बात है, कांग्रेस में इतने अभी बागी लीडर हैं संसद के अंदर भी कि अगर एक बार अप्रोच किया जाता तो वो क्रॉस वोटिंग कर देते या फिर वोटिंग करते ही नहीं, वॉकआउट कर जाते, फिर आप विप विप खेलते रहो। लेकिन ये तो रणनीति थी ही नहीं, ये दिखाना था। एक बार पारित हो गया तो फिर कुछ दिन के बाद ये मुद्दा खत्म। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया, वो मुद्दा खत्म। थोड़े समय के बाद ऐसा लगा नहीं महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन रिजर्वेशन मिलेगा कब? आगे हो सकता है 2034 में मिले, 2029 में मिलेगा तो भी अलग बातें हैं, उसके लिए भी समय है। तो इतने दिनों तक इसे खींचा नहीं जा सकता था, लेकिन आरोप तो लंबे समय तक दिखाया जा सकता है। ये इन लोगों ने जिस तरह से अपोज किया वो तो लंबे समय तक दिखाया जा सकता है। और यही वजह है कि आज 200 से ज्यादा ये जो अपोजिशन पार्टीज के सांसद हैं वो सब हाउस अरेस्ट की स्थिति में हैं, घर में नजरबंद हैं, वो बाहर निकल नहीं पा रहे। कुछ बड़े नेताओं को बाहर कर दिया है कि जाओ भाई अब डिफेंसिव मोड में दिखाई पड़ो, अब जाकर रोते गाते रहो। प्रियंका वाड्रा सामने आई रोते हुए, नहीं नहीं हम वोमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ नहीं थे, डिलिमिटेशन के खिलाफ थे। यह मुद्दा भी आएगा कि किस डिलिमिटेशन के खिलाफ थे? क्या सांसदों की संख्या बढ़ाने के खिलाफ थे, ताकि जो अभी 20-20 लाख पर एक सांसद होता है वो 10 लाख में विभाजित हो जाए? उससे क्या दिक्कत हो जाएगी? 10 लाख लोगों का अप्रोच एक सांसद से होगा, सांसद निधि का फंड उन क्षेत्रों में जाएगा। यानी अगर आज 5 करोड़ अगर सांसद निधि के फंड का ये इस्तेमाल किया जाता है एक बड़े लोकसभा क्षेत्र में, तो वो 5-5 करोड़ 2 लोकसभा क्षेत्र बन जाएगा। यानी कि 3 जो लोकसभा क्षेत्र होंगे वो 2 से बन जाएंगे, 50% बढ़ जाएगा। तो यानी ये 2 लोकसभा क्षेत्र में जो 10 करोड़ खर्च होते थे वो 15 करोड़ खर्च होंगे, उसी क्षेत्र में होंगे, क्योंकि वो क्षेत्र तो वही रहेगा। जमीनें खींचकर बढ़ाई नहीं जा सकती है, बल्कि उसकी मार्किंग की जा सकती है, यानी उसे थोड़ा छोटा किया जा सकता है, एक पॉलिटिकली उसका आधार बनाया जा सकता है। अब किस डिलिमिटेशन के खिलाफ बात करोगे, क्योंकि उसमें भी आपके तर्क, आपके लॉजिक खत्म हो गए। साउथ इंडियन स्टेट्स में ये लोग जीत जीत की बात कर रहे हैं, किस जीत की बात करोगे? क्योंकि ये जो एक एक स्टेट के लिए जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पहले और अब के अनुसार, वो तो सीधे तौर पर आंकड़ों के साथ बता दिया गया, और उसमें भी 50% ही सीटें बढ़ाई जाएगी। इसको तो लिखित में संशोधन करके उसमें ऐड किया गया। अमित शाह ने सारी जानकारी दे दी कि देखो सब जगह बढ़ रहा है। अगर तमिलनाडु में अगर देखा जाए 39 से 59 हो गए, तो उस समय इनका प्रपोर्शन बढ़ेगा, यानी 0.19% बढ़ेगा। ये कम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन कम नहीं हो रहा। या फिर केरल में, या फिर आंध्र में, या फिर तेलंगाना में, हर जगह ये 0.1% से लेके 1-1.5% तक बढ़ रहा है। तो फिर आप क्या चाहते हो कि बढ़ने में भी आपको रोक दिया जाए? अगर तमिलनाडु के लोगों को 59 सांसद मिलेंगे तो फिर आपकी समस्या क्या बन जाएगी? यह आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो। अगर छोटे छोटे क्षेत्र में सांसद होंगे, उनके अंदर विधायक होंगे, सांसद निधि का फंड केंद्र सरकार देती है, यानी कि उनके पास पैसे ज्यादा होंगे खर्च करने के लिए, क्या समस्या हो जाएगी? एक एक मुद्दा सामने आएगा। अभी ये हाउस अरेस्ट हुए हैं, अभी ये घर में नजरबंद हैं, अभी अपने घरों में ही अपने घर की महिलाओं से बात करने में हिचक रहे कि किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। उनसे भी आंखें मिलाकर नहीं देख पा रहे, क्योंकि एनडीए ने तो मोर्चा खोल दिया है। यही तो रणनीति थी कि तुम साथ दो या न दो, हमारे लिए तो अनुकूल परिस्थितियां होगी। और इसलिए अमित शाह ने कहा तमिलनाडु
उसके बाद पश्चिम बंगाल और कांग्रेस, ये सारे वो स्टेट्स हैं। अभी तमिलनाडु में चुनाव होना है और वहां पर स्टालिन ने महिला 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 करना शुरू कर दिया। 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में एडवांस में दे दिया। और इसके बाद इधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, आपने भी अपोज किया, इसलिए टीएमसी की बात की, डीएमके की बात की, कांग्रेस की बात की, और इन पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी, जहां पर अभी 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, ये प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, महिलाओं का प्रोटेस्ट। और ये प्रोटेस्ट 1, 2, 4 दिन का नहीं है, ये लगातार इस मुद्दे को जिंदा रखा जाएगा, मतलब प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ये प्रोटेस्ट इन लोगों के लिए समस्या खड़ी करेगा जहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं, फिर 2029 के लोकसभा चुनाव तक ये बताया जाएगा। देखिए 273 महिला सांसद होती अगर ये बिल पारित करवा दिया जाता, तो 816 सांसद टोटल होते अगर वो बिल पारित करवा दिया जाता तो। लेकिन इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी की, ये बताने की कोशिश की कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को हराना है संसद के अंदर, ये पहली बार हरा कर दिखाएंगे। हराए तो नहीं, क्योंकि बहुमत किसके पास है, 2/3 मेजोरिटी से हार जीत तय नहीं होती। ये बहुमत तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया, हमारे पास 293 नहीं 298 सांसद हैं और आपके पास अभी 220-30 का ही आंकड़ा है। इसलिए ये हार नहीं, ये जीत है कि हम मेजोरिटी मार्क्स से बहुत ऊपर हैं, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं है। अब लोग बताएंगे कि अगर आपको बेहतर संविधान संशोधन करना है तो फिर 2/3 बहुमत तो देनी होगी और मोदी को थोड़ा मजबूत करना होगा। अगर नहीं करते, 2/3 बहुमत नहीं देते, तो फिर ये संविधान संशोधन करने की बातें बाहर कर दो, ये यूसीसी की बातें बाहर कर दो। ये जो बार बार डिलिमिटेशन का मतलब ये इस्लामिक किलों को ध्वस्त करना था, ये फिर से मामल्लपुरम न बने जहां मुस्लिम लीग एक छत्र राज करती है, क्योंकि वहां पर ऐसे तैयार किया गया है डिलिमिटेशन के आधार पर कि 15 विधानसभा सीटों पर कम से कम 35 से 50%, 55% तक मुसलमान हैं। उसको तोड़ोगे नहीं तो फिर ये मुस्लिम किलेबंदी बनी रहेगी। ये हैदराबाद का क्या करोगे, ये सिकंदराबाद हैदराबाद कुछ नहीं होगा। ये हैदराबाद में ये इस्लामिक किलेबंदी इस्लामिक पार्टी के लिए रहेगी, वो वैसे फिर से जीत कर आएगा। जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा उसे तोड़ा नहीं जाएगा, यानी हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन को बैलेंस नहीं किया जाएगा। ये कैसे मुर्शिदाबाद को तोड़ोगे जहां 70% मुसलमान हैं, 50% से ज्यादा मुसलमान वाले मालदा को कैसे तोड़ोगे? ये नहीं हो सकता। यही होगा, ये कांग्रेस के लिए समस्या यही होगी कि बहरामपुर से ये 5-5 बार चुनाव जीत कर आने वाले अधीर रंजन चौधरी भी हार जाएंगे, क्योंकि यूसुफ पठान आ गया, मुसलमानों में एक तरफा वोटिंग कर दिया। ये स्थिति रहेगी। इसलिए कौन से नैरेटिव के साथ आगे बढ़ोगे, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। पहले महिलाओं को आगे करो, फिर उसके बाद ये बताओ कि मुस्लिम किलेबंदी के आधार पर ये चुनावों में मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों को सबक सिखाने का यही तरीका डिलिमिटेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर 2/3 बहुमत दो, उसके बाद हमसे जो लेना है वो लो, और यही नैरेटिव आगे गढ़ा जाएगा। इसलिए ये जीत का जश्न महिलाओं को अधिकारों को कुचलकर जो मना रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। और आगे ये हिंदुओं के अधिकारों को कुचल रहे हैं, उसके खिलाफ भी आंदोलन चलेगा। और डिलिमिटेशन की बात करके ये डेमोक्रेसी खेल रहे हैं, उसके खिलाफ भी चलेगा। यानी अब मोदी के हाथ में एक बड़ा हथियार आया है। विरोध प्रदर्शन केवल अपोजिशन पार्टियां नहीं करेगी, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के लोग भी करेंगे, क्योंकि अपोजिशन पार्टियों में बैठे हुए लोगों ने, सांसदों ने ऐसा काम कर दिया है जिसके खिलाफ सड़कों पर उतरना जरूरी था, और यही रणनीति थी। अगर सपोर्ट करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो उसके बाद हम आगे बताएंगे कि इसका नतीजा क्या होगा। और इसमें तो भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी, अमित शाह इस रणनीति में सफल रहे। इसी वजह से आज
जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस, ये सारे बड़े नेता, राहुल गांधी तो मुंह छुपाए फिर रहे हैं, लेकिन सारे बड़े नेता, प्रियंका वाड्रा को आगे किया, मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया, अखिलेश यादव अपनी पार्टी में मीटिंग कर रहे हैं, उनके सांसद कह रहे हैं आप जाकर बताओ, डिंपल यादव को आगे बढ़ा रहा है डिफेंसिव मोड में, यानी हमने गलत नहीं किया ये अब बताना पड़ रहा है, ये जश्न नहीं मनाना पड़ रहा, हमने गलत नहीं किया, अब उसे जनता तक समझाते रहो, गलत तो किए हो और इसका नतीजा सामने आएगा। इसलिए ऐसी रणनीति थी जिसको विपक्ष समझ नहीं पाया और इन लोगों की मूर्खता के कारण ही प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ा हथियार मिला है जिसका इस्तेमाल आगे के चुनावों में होता रहेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।